प्रिय व्यूअर, हरियाणा सीईटी के इस इम्पोर्टेंट क्विज़ में आपका स्वागत है। इस क्विज़ में हम लगभग सभी विषयों जैसे हरियाणा जीके, इतिहास, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, भूगोल और अर्थशास्त्र आदि से संबंधित प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम क्विज़ के प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे ताकि हर प्रश्न से अधिक जानकारी हासिल कर सकें। इस क्विज़ में हम उन प्रश्नों को भी पढ़ेंगे जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। यह सीरीज़ आपकी तैयारी को धार देने में काफ़ी कारगर साबित होगी। नमस्कार दोस्तों, ये हरियाणा सीईटी के लिए दूसरा क्विज़ है। आशा करता हूँ आपने पहले वाला क्विज़ देख लिया होगा जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं 67वां, 69वां, 68वां या फिर 70वां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 69वां। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का दर्जा दिया गया था। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान में दो अनुच्छेद जोड़े गए थे, अनुच्छेद 239 क और अनुच्छेद 239 ख, यानी कि अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 AB। ये दोनों के दोनों अनुच्छेद 69वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिमंडल का उपबंध किया गया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाने लगा। तो याद रखें, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत। और इसी अधिनियम के द्वारा या फिर इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? सही तो था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शंस हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, BN राव या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका का प्रस्ताव रखा था। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा की जो पहली 3 बैठक हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का प्रस्ताव पेश किया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में भारत के भावी प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और साथ ही साथ एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना भी की गई थी जिससे कि सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। यानी कि वर्तमान में जो हमारी प्रस्तावना है उसका हिस्सा या फिर उसका बेस है जो वो यही है जो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो हमें ज़रूर याद रखना है, प्रस्तावना से संबंधित प्रस्ताव संविधान सभा में किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है साइंस से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्दियों में प्रातःकाल लोहे और लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है क्योंकि लोहे के टुकड़े का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, बी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, या फिर लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसलिए जब सुबह सवेरे सर्दियों के टाइम में हम लकड़ी के गुटके को छूते हैं वो कम ठंडा प्रतीत होता है लोहे के गुटके की तुलना में। अब आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। लोहा ऊष्मा का सुचालक है जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, यानी कि
लोहे में से ऊष्मा प्रवेश कर सकती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, लेकिन लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। लकड़ी में से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। इसलिए सर्दियों में प्रातःकाल जब मौसम ठंडा होता है तो लोहा अपना अधिक ताप त्याग कर, यानी कि क्षय करके अधिक ठंडा हो जाता है, जबकि लकड़ी बहुत कम ताप का त्याग करती है, इसलिए वो लोहे की अपेक्षा कम ठंडी होती है। यानी कि सुबह सवेरे लोहा क्या करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसका, तो वो अपना टेम्परेचर खो देता है, जिससे कि वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा का सुचालक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, यानी कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए जब सुबह सवेरे हम लोहे को छूते हैं तो वो ज़्यादा ठंडा प्रतीत होता है लकड़ी की तुलना में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? ऑप्शन है इसके हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट या फिर मैग्नाइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और इससे ही एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है। देखिए, खनिज और अयस्क में थोड़ा सा डिफरेंस है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। उस खनिज को हम अयस्क बोलेंगे जिससे धातु को प्राप्त करना आसान है। फॉर एग्जाम्पल हेमेटाइट। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जा सकता है। हेमेटाइट एक खनिज है और इससे लोहा प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ये अयस्क भी है। ठीक ऐसे ही बॉक्साइट। बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं, तो बॉक्साइट खनिज भी है और अयस्क भी है। लेकिन अगर मैं मैग्नाइट की बात करूं, मैग्नाइट लोहे का खनिज है लेकिन अयस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे लोहा प्राप्त करना आसान नहीं है। अगर हम मैग्नाइट से लोहा प्राप्त करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। तो ऐसे खनिज पदार्थ जिनसे हम धातु को प्राप्त नहीं कर सकते वो सिर्फ और सिर्फ खनिज होते हैं, अयस्क नहीं होते। और जिन खनिजों से हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं उनको बोला जाता है अयस्क। अब आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, बल्कि इसको बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम एक श्वेत, चमकयुक्त, आघातवर्धनीय, तन्य एवं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है। श्वेत है ये, यानी कि रंग कैसा है? श्वेत। चमकयुक्त है, इसमें चमक भी होती है। आघातवर्धनीय का मतलब क्या है होता है? इसको चादरों में बदला जा सकता है, पीट पीट कर चादरें बनाई जा सकती है। तन्य, तन्य मतलब इसको खींच कर तार बनाई जा सकती है। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है, यानी कि इसमें से ऊष्मा और विद्युत गुजर सकती है, प्रवेश कर सकती है इसमें। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, यानी कि बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये हरियाणा जीके का प्रश्न है। इसके ऑप्शंस हैं करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद या फिर पानीपत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुड़गांव। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव में है। अब आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है और इसकी स्थापना पेरिस समझौते के दौरान फ्रांस के सहयोग से की गई थी, जब COP21 का आयोजन किया गया था पेरिस में। 2015 की बात है ये। उस समय भारत और फ्रांस, इन दोनों देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। यहाँ 1.87 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन है इसके उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी या फिर हिंदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि हिंदी। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। डिटेल की बात करें तो हरियाणा की राजभाषा हिंदी है और हरियाणा आधिकारिक भाषा अधिनियम 1969 के तहत हिंदी को राज्य की राजभाषा घोषित किया गया था। हमें ये अधिनियम याद रखना है। हरियाणा आधिकारिक भाषा अधिनियम 1969 के तहत ही हिंदी को हरियाणा की राजभाषा घोषित किया गया है। हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा पंजाबी है, लेकिन इससे पहले हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा होती थी तमिल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न ज्योग्राफी से संबंधित है। प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है इसके मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह
रेड हेडेड गिद्ध, चीतल, वृहद वाइसन और भारतीय हाथी इनके लिए प्रसिद्ध है। ये सब इनमें पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो हमें ज़रूर याद रखना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का क्या अर्थ है? ऑप्शन है इसके, किसी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य यानी कि बाजार मूल्य का योग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और इस लाइन के कुछ शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। किसी देश के नागरिकों द्वारा, ना कि देश में जो अन्य नागरिक आए हैं यानी कि विदेशी नागरिक हैं उनके द्वारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों द्वारा जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया गया है, बनाई गई हैं, उनका मौद्रिक मूल्य यानी कि बाजार मूल्य जितना भी बनता है वो होती है राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय को हम नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कह सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एवं संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। ये लाइन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर है। ऑप्शन है इसके, अप्रैल से मार्च, जून से जुलाई, अक्टूबर से सितंबर, या फिर जनवरी से दिसंबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि जून से जुलाई। याद रखें, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जून से लेकर जुलाई तक है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा कार्य यानी कि लेखा वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। और आप सभी जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत वर्ष 1935 में की गई थी, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बात ज़रूर बताएं कि वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी ये भी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के विवरण किन शिलालेखों से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है इसके, तंजावुर, उरेयूर, कांचीपुरम, या फिर उत्तर मैरूर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, उत्तर मैरूर। यहाँ से प्राप्त हुए हैं चोलों के अधीन जितनी भी ग्राम प्रशासनिक इकाइयाँ थी उन सब के शिलालेख। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन उत्तर मैरूर के लेखों से मिलता है। चोल शासन अपने कुशल स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि चोल शासन की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी था। जिस प्रकार से आजकल स्थानीय प्रशासन है, ग्राम पंचायतें हैं, नगर निगम हैं, उसी प्रकार से चोल शासन में भी ये सब गतिविधियाँ होती थी, ये सब इकाइयाँ होती थी। यहाँ प्रत्येक ग्राम की अपनी एक सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त रहते हुए स्वतंत्र रहकर एक स्वायत्त शासी ग्रामीण शासन का संचालन करती थी। यानी कि हर गांव में ग्राम सभा होती थी जो कि केंद्र के कंट्रोल में नहीं थी, वो खुद ही निर्णय लेते थे, नीतियाँ बनाते थे और उनको इम्प्लीमेंट करते थे। यानी कि स्वायत्त शासी ग्रामीण शासन का संचालन किया जाता था उन सभाओं के द्वारा। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि चोलों की जो ग्राम प्रशासनिक इकाइयाँ थी इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उत्तर मैरूर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? ऑप्शन है इसके, शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, या फिर जहांदार शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि मोहम्मद शाह। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था और जिसमें मुग़ल हार गए थे। तो याद रखें, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। और इस युद्ध में, करनाल में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में खाने दौरा ये मारे गए थे। युद्ध को जीतने के बाद नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा ले गया और साथ ही साथ तख्त ताउश यानी कि मयूर सिंहासन भी ले गया। मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहाँ ने, लेकिन
चूँकि मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया और अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया, इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक कौन थे? मोहम्मद शाह थे। ज़रूर याद रखें, मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक मोहम्मद शाह थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? ऑप्शन है इसके, ताप उत्सर्जन में, प्रकाश विद्युत के उत्सर्जन में, नाभिकीय संलयन में या फिर नाभिकीय विखंडन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि नाभिकीय संलयन में। यानी कि सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, किस प्रोसेस से मिलती है? नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन क्या होता है, आइए डिटेल में देख लेते हैं। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया के अंतर्गत तारों में 1 से 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर 2 हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे कि तारों से बहुत सारी ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। सूर्य भी एक तारा है, तो इसमें भी यही होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के 2 नाभिक आपस में मिलते हैं, जिससे कि हीलियम का एक नाभिक मिलता है, जिससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। तो याद रखें, सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है वो किस प्रोसेस से मिलती है? नाभिकीय संलयन से। तो दोस्तों, ये है इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप पार्ट 1 देखना ना भूलें, क्विज़ 1 देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।